ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉकेट नोजल का सिद्धांत तथा रॉकेट के त्वरण एवं प्रणोद के लिए व्यंजक। तो रॉकेट एक इस तरह से संरचना है आपके पास में, और यह है दहन कक्ष। और दहन कक्ष में क्या रहेगा आपको मालूम है, दहन कक्ष में क्या होगा, ईंधन होगा। ठीक है, ईंधन को जलाया जाएगा। ठीक, जब ईंधन को आप जलाते हैं, और ये है जेट नली, एक पतली सी नली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जेट नली कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रॉकेट नोजल का सिद्धांत। आखिर रॉकेट कैसे ऊपर उठता है, और रॉकेट ऊपर उठने के बाद उसके वेग में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये आपके पास में जेट नली एक पतली सी नली होती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, जब रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो क्या होती है, गैस बनती है। ठीक है, और गैस जो होती है वो क्या होती है, तेजी से क्या होती है, नीचे की ओर निकलती है। ठीक है, ये गैस जो होगी वो क्या होगी, तेजी से नीचे की ओर निकलेगी, बिल्कुल तेजी से, क्योंकि पतला सा छिद्र रहेगा। छिद्र जब पतला होता है तो वहाँ से गैस क्या होती है, तेजी से निकलती है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर छिद्र छोटा हो तो जैसे मान के चलो आपका जो पाइप होता है ना, मोटर का जो पाइप होता है, आपने देखे हो, अगर पाइप को क्या कर दीजिए आप, थोड़ा सा मोटे की जगह कर लीजिए आप, पतला पाइप को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपको मालूम है पतले पाइप से पानी फोर्स से आता है। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ कभी, बताइए। हाँ बोलो, हुआ है ऐसा? हाँ, मतलब अगर पाइप का छिद्र क्या कर दिया, छोटे कर देंगे तो क्या होगा, वो जो पानी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से निकलता है। अगर आप देखेंगे, इसके घर में मोटर होगी तो आपने कभी अनुभव किया होगा। तो ये इस तरह से आप देखिए कि ये जो नली है, जेट नली है, बहुत पतली होती है। और यहाँ जब ईंधन को क्या किया जाता है, दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो तेज़ी से क्या होती है, गैस नीचे की ओर निकलती है। और जितनी तेज़ी से गैस नीचे की ओर निकलती है तो गैस की प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, उतना ही ऊपर की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। किसको, रॉकेट को लगता है धक्का। ठीक है, और रॉकेट क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है प्रतिक्रिया बल के कारण। तो गैस नीचे की ओर निकली, ये क्रिया हुई, और इसके विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगा, रॉकेट जो होगा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन रॉकेट के केवल ऊपर उठने से बात बन जाएगी क्या? क्या केवल रॉकेट का ऊपर उठना ही हमारे लिए लाभदायक है? और क्या होना चाहिए, रॉकेट क्या करना चाहिए, गति भी करना चाहिए ना। रॉकेट ऊपर उठने के बाद क्या होना चाहिए, उसके वेग में वृद्धि होगी, तभी तो ऊपर जाएगा वो। तो फिर क्या होता है, अब समझिए इसको कि ठीक है, रॉकेट तो ऊपर उठ गया, लेकिन अभी उसने गति करना स्टार्ट नहीं किया है, उसके वेग में भी वृद्धि नहीं हुई। अब कैसे होती, देखिए आपको मैंने उस दिन समझाया था कि F इज इक्वल टू आपके पास में था ma, यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाला था तो F अपॉन m आया था। F को यदि आपने कांस्टेंट कर दिया तो a इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया था, 1 अपॉन m आया था। आया था ये आपको पता है? यस। और मैंने बोला था कि यदि द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण बढ़ जाएगा। द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी वही होता है। अब मुझे बताइए, जब ईंधन जलेगा तो रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा कि ज़्यादा होगा? ईंधन जलेगा और गैस निकल रही है, तो मुझे बताइए, गैस जब बाहर निकलेगी तो रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, ईंधन जल रहा है ना, तो ईंधन भी कम होते जा रहा है और गैस बाहर निकलते जा रही है। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि रॉकेट के द्रव्यमान में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। जब रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगी, जब m कम हो जाएगा, m का मान कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा बताइए, त्वरण क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा, राइट। और त्वरण का बढ़ने का मतलब क्या है भाई, त्वरण बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेग में वृद्धि के वेग में कमी, वृद्धि। तो सीधी सी बात है। अब भाई गैस ऐसा तो नहीं कि एक बार निकलेगी काम खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे गैस बाहर निकलते जाएगी, रॉकेट का द्रव्यमान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जाएगा तो क्या होगा, त्वरण बदलेगा, यानी त्वरण में वृद्धि होगी। और त्वरण में वृद्धि होगी तो क्या होगी, वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब वेग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रॉकेट तेजी से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत साधारण सी बात थी, कोई कठिन बात नहीं है। क्लियर हो गई बात सबको? कैसा लिखेंगे? अच्छा, पहली चीज तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसा कई बार आता है। रॉकेट नोजल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट नोजल सिद्धांत है, रॉकेट नोजल संवेग संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है ना। रॉकेट नोजल का सिद्धांत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। 1 नंबर का विकल्प कई बार पूछा गया है ना, और इतना सरल विकल्प है, पूछ लेता है रॉकेट नोजल का सिद्धांत
है ना, किस नियम पर आधारित है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर दैट? ठीक। और फिर ये लाइन लिखने के बाद फिर हम पूरी कहानी बताएंगे। हम एक लाइन पहले लिख देंगे, रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर शुरू करते हैं, जब रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो जो गैस होती है वो जेट नली से तीव्र वेग से नीचे की ओर निकलती है। गैस की प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर क्या होता है? एक बल लगता है जिसे प्रणोद कहते हैं। ये जो बल लगने वाला है ऊपर की ओर, इसको क्या कहते हैं? हम प्रणोद कहते हैं। बल का नाम प्रणोद है। यहां पर क्या नाम है? प्रणोद। ठीक, इसे प्रणोद कहते हैं। जैसे जैसे गैस बाहर की ओर निकलती है, रॉकेट का द्रव्यमान क्या होते जाता है? कम होते जाता है, जिससे उसका त्वरण बढ़ता है और त्वरण के बढ़ने से वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। एनी डाउट? बोलिए, कैसे लिखेंगे? क्योंकि लिखना पड़ेगा, रॉकेट नोदन के सिद्धांत में सब लिखना पड़ेगा, आपको लिखते आना चाहिए। आप इसको व्हाट्सएप पे लिखकर भेजेंगे ग्रुप में, है ना? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रॉकेट के दहन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है तो जेट नली से गैस तीव्र वेग से बाहर निकलती है। गैस की प्रतिक्रिया के कारण, गैस जितने वेग से निकलती है वो जितने बल से बाहर निकली उतने बल कहाँ लगेगा? वो ऊपर लगेगा। गैस की प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे प्रणोद कहते हैं, और इस तरह से रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। जैसे जैसे रॉकेट से गैस बाहर की ओर निकलती है, रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जाता है, फलस्वरूप उसका त्वरण बढ़ते जाता है। त्वरण के बढ़ने से वेग भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। रॉकेट तीव्र वेग से गति करने लगता है। क्लियर दैट? यस और नो? क्या लिखा है हमने? माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 कैपिटल M0 है तथा अल्प समयांतराल डेल टी में रॉकेट से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल m है। तो समय अंतराल अगर कम है तो गैस की मात्रा भी क्या होगी? निकलने वाली गैस की मात्रा भी क्या होगी? कमी होगी। तो हमने ले लिया है कि रॉकेट का जो प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M0 है और अल्प समयांतराल डेल टी में रॉकेट से निकलने वाली या जेट नली से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल m है। तब हम थोड़े से जबकि लगाते हैं। जबकि डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना है? बताइए। डेल एम। भाई यही तो लिखे ना, डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना है? डेल एम। तो वही लिखा मैंने, जबकि डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान इज इक्वल टू डेल एम। इसलिए टी समय में, कितने समय में? टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना होगा भैया? बताइए। जबकि लगाना सिखाया था मैंने आपको। जबकि डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम, इसलिए टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कैसा होगा? क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? बोलिए। बोलो। बोलो ना, नहीं मालूम?
टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान दूसरी तीसरी का गुणा डेल एम इंटू टी अपॉन पहली का भाग डेल टी होगा, यस और नो। जबकि डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम, इसलिए टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी, इसका और इसका गुणा होगा और इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अच्छा, जब इतनी गैस टी समय में निकल गई है तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या होगा बताइए। अब टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा बताइए, बोलिए भाई। इतनी गैस टी समय में निकल गई तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचेगा भाई। आपके पास में 100 रुपए थे, आपने 20 रुपए क्या कर लिया, खर्च कर लिया, निकल गए आपके पास से 20 रुपए, कितने बचे, कितने बचे, 80। 80 कैसे आएगा, 80 कैसे आएगा, 100 में से 20, तो आपके पास में पहले प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था, m0। टी समय पश्चात इतनी गैस निकल गई तो द्रव्यमान कितना बचेगा, इस m0 में से जितना निकला उसको घटाना पड़ेगा, यस। जैसे आपने 100 में से 20 घटाया तो प्रारंभिक था आपके पास में m0, उसमें से घटा देंगे डेल m इंटू टी अपॉन डेल टी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलिए। हाँ ना, बोलो। हाँ, अब माना कि जेट नली से जो गैस निकलती है, जेट नली से गैस नियत वेग u से निकलती है, मतलब जो गैस से की निकलने की जो गति है वो समान है ना। जैसे आप मोटर से पानी जब निकलता है तो कम ज्यादा वेग से नहीं निकलता, बिल्कुल एक समान वेग से निकलता। वैसे गैस भी क्या हो रही है यहां पर, माना कि जेट नली से गैस नियत वेग u से निकलती है तथा डेल टी समय में डेल एम गैस निकलने पर रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल वी हो जाता है तब संवेग संरक्षण के नियम से, तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से या संवेग संरक्षण के नियम से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा। अब देखो मैं यहां जो लाइन लिखने वाला हूं वो मैं लिखने वाला हूं रॉकेट के संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू गैस के संवेग में परिवर्तन। ठीक, एक बार देख लेते हैं, यहां से कहानी थोड़ी सी मोड़ लेगी। एक बार फिर से देखते हैं। माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 है तथा अल्प समय अंतराल डेल टी में रॉकेट से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम है। तब चूंकि डेल टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम, इसलिए टी समय में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान इतना। टी समय पश्चात इतनी गैस निकल गई टी समय में, तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या होगा, m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। अब मैंने जो लाइन लिखा देखिए, माना कि जेट नली से गैस नियत वेग u से बाहर निकलती है, मतलब गैस के निकलने का जो वेग है वो कैसा है, नियत है, स्थिर है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, राइट, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तथा डेल टी समय में डेल एम गैस निकलती है तो रॉकेट की जो वेग है उसमें परिवर्तन कितना हो जाता है, बोल रहे हैं हम, डेल वी हो जाता है, तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से।
रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। लेकिन बात यह है कि ये बात जो पच नहीं रही है, वाली बात हजम नहीं हो रही है। भाई हमने रॉकेट के संवेग संरक्षण, जो संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा, वो नियम क्या था? हमारे पास नियम ऐसा था कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। और हमने तो लिख दिया है रॉकेट के संवेग में संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। तो ये लाइन तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। हाँ, और कुछ लाइन पढ़ी थी उसमें, तो हमने वो लाइन पढ़ी थी कि भाई दो वस्तुएं हैं तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियतांक। ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा, ये पढ़ा ना। या तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है? नियत होता है। ठीक। या फिर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियतांक पढ़ा। लेकिन भाई उस नियम को थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा उसकी व्याख्या करते हैं हम। कैसी व्याख्या? तब जब व्याख्या करूंगा तब ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि रॉकेट के संवेग में हमने जो लाइन लिखा है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन क्यों लिखा, जबकि ये लाइन तो हमने कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ी है संवेग संरक्षण के नियम में। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअल में इस नियम को पहले समझिए। संवेग संरक्षण का नियम बोलता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है? नियत होता है। यानी कि पहले जितना संवेग था उस निकाय का बाद में भी क्या होगा? बाद में भी क्या होगा? उतना ही रहेगा। भाई नियम तो वही है ना, निकाय का संवेग सुरक्षित रहता है ना। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। का मतलब यह है कि उस निकाय का मान के चलिए कि निकाय मतलब, अब हमारे पास निकाय का मतलब क्या है? निकाय है पूरा का पूरा गैस सहित रॉकेट, ये हमारा निकाय है। तो गैस प्लस रॉकेट दोनों को मिलाकर क्या बना? निकाय बना। बात समझ में आ रही है? गैस प्लस यानी कि रॉकेट प्लस गैस, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? क्या बना है? निकाय बना है। क्लियर हो गई बात? और इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, बाहर से कोई बल नहीं लगाया है। हमने कोई धक्का दिया क्या रॉकेट को नीचे से? दिया क्या? बोलिए। नहीं। तो इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है तो इसका संपूर्ण संवेग कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। दैट इज, इस रॉकेट और गैस से मिलकर जो बना निकाय है इसका प्रारंभिक संवेग जो होना चाहिए और अंतिम संवेग होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यस और नो? ठीक। तो अब देखो, तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक संवेग मतलब रॉकेट का प्लस गैस का, अंतिम संवेग मतलब वो भी रॉकेट का प्लस गैस का। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यानी कि प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। और प्रारंभिक संवेग किसका? रॉकेट प्लस गैस का। अंतिम संवेग किसका? रॉकेट प्लस गैस का। तो भाई मैं बोल देता हूं रॉकेट का संवेग पहले था PR और गैस का संवेग था PG। ठीक। दोनों का मिलाकर हो गया प्रारंभिक संवेग किसका? निकाय का। रॉकेट का संवेग PR, गैस का संवेग PG। G से गैस, P से संवेग। अच्छा, अंतिम संवेग फिर क्या होगा? प्रारंभिक संवेग किसके बराबर है? अंतिम संवेग। तो किसका? किसका मिलाकर? किसका मिलाकर? रॉकेट का PR डैश प्लस संवेग किसका? गैस का PG डैश। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हूं? यही होगा? ये होगा ना? निकाय का संवेग नियत रहता है, मतलब जितना पहले निकाय का संवेग था उतना ही कैसा होगा? बाद में भी होगा। तो प्रारंभिक संवेग रॉकेट और गैस का, अंतिम संवेग रॉकेट और गैस का। ये लिख दिया हमने, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग रॉकेट प्लस गैस का, अंतिम संवेग रॉकेट प्लस गैस का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस PR और इस PR डैश को इस तरफ लाइए, बताइए कर सकते हैं ऐसा? इज इक्वल टू
ये पी जी डैश माइनस पी जी करिए। अब मुझे बताइए ये क्या क्या है, बताइए क्या चीज है ये? बोलिए क्या है ये है रॉकेट का प्रारंभिक संवेग माइनस रॉकेट का अंतिम संवेग। तो मुझे बताइए जब प्रारंभिक संवेग में से अंतिम संवेग घटा रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, क्या चीज है ये? जब अंतर होता है तो क्या कहलाता है वो? बोलिए भाई, कोई भी चीज का जब अंतर निकालते, जैसे वेग का अंतर निकालते हो v1 माइनस v2 या v माइनस u, तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? बोलिए, अरे बात समझ, आवाज आ रही है मेरी? क्या पूछ रहा हूं मैं? जब आप वेग में परिवर्तन निकालते हैं, v माइनस यू करते हैं, तो क्या लिखते हैं उसको? वेग में परिवर्तन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? वेग में परिवर्तन बोलते हो उसको, क्या बोलते हो? वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हो? अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे करते हो, ठीक है? तो यहां भी तो वही है ना, यह है रॉकेट का प्रारंभिक संवेग, यह है रॉकेट का अंतिम संवेग। मतलब कि संवेगों का क्या है? अंतर है। संवेगों का अंतर है मतलब क्या कहलाएगा? संवेग में परिवर्तन कहलाएगा। किसके किसके संवेग में परिवर्तन कहलाएगा? किसके? रॉकेट के संवेग में क्या कहलाएगा? के संवेग में परिवर्तन कहलाएगा। और ये क्या है? पीजी डैश क्या है? अंतिम संवेग। किसका? किसका? गैस का अंतिम संवेग माइनस गैस का प्रारंभिक संवेग। तो गैस का अंतिम संवेग माइनस गैस का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? बोलिए, फिर घटा दिया आपने अंतिम में से प्रारंभिक, तो क्या होगा? ये होगा संवेग में परिवर्तन। किसके? गैस के संवेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। बात समझ में आई? तो मुझे बताइए, अब ये लाइन दिख रही है आपको सेम? बोलिए, पहुंचे या नहीं पहुंचे? और कहां से पहुंचे? कहां से पहुंचे? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से ही पहुंचे हैं। तो एक्चुअल में ये हमने पढ़ा नहीं था ऐसा, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में, कहीं से हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन ये आपके पास में जो आता है, ये जो लाइन आपकी आती है, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, वो संवेग संरक्षण के नियम से ही आती है। यानी क्योंकि नियम बोलता है कि यदि निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो निकाय का संवेग कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। मतलब निकाय हमारे पास में रॉकेट और गैस है, उन दोनों से मिलकर निकाय बना है, और अगर आपने बाह्य बल नहीं लगाया है तो प्रारंभिक संवेग जितना होगा उस निकाय का, अंतिम संवेग भी क्या होगा? उसका उतना ही होगा। और वही लेकर हमने चले, प्रारंभिक बराबर अंतिम। प्रारंभिक किसका? रॉकेट का, गैस का संवेग। अंतिम किसका? रॉकेट का, गैस का। फिर रॉकेट को एक तरफ, गैस को एक तरफ। और ये अंतर है, ये संवेगों का अंतर है, इसलिए संवेग में परिवर्तन कहलाएगा। रॉकेट के संवेग में परिवर्तन और गैस के संवेग में परिवर्तन। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए। पुनः पहुंचते हैं इस लाइन पर, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। ठीक है? और संवेग की परिभाषा क्या होती है? द्रव्यमान गुणित वेग है। तो द्रव्यमान गुणित वेग है, लेकिन चूंकि परिवर्तन, संवेग का मतलब तो होता है द्रव्यमान गुणित वेग, लेकिन संवेग में परिवर्तन है ना, इसलिए द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है रॉकेट के, वो लिखना पड़ेगा। तो बताइए रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हो गया? इतना हो गया। तो द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा? है ना, द्रव्यमान गुणित वेग लिखना है, तो द्रव्यमान कितना लिखा जाएगा? m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। ये हो गया द्रव्यमान में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन कितना बताइए रॉकेट के? कितना है? डेल वी है। और गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस का द्रव्यमान कितना था परिवर्तन बताओ? डेल एम। ये डेल एम हो गया इंटू
वेग, तो वेग तो बदलता नहीं है। वेग कैसा रहता है, गैस का कैसा रहता है, वेग कैसा रहता है, नियत u। बताइए, स्टेप क्लियर है सबको। द्रव्यमान इतना, वेग में परिवर्तन इतना, इज इक्वल टू गैस के लिए द्रव्यमान डेल एम, वेग बदलता नहीं, वेग नियत रहता है u। यस और नो, क्लियर दैट। बस, और इसको इसके बटे में डालो, इस तरफ की ओर डेल वी रख दीजिए आप। डेल वी इज इक्वल टू डेल एम इंटू यू अपॉन, ये पूरा का पूरा नीचे में आ जाएगा m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। क्लियर दैट। दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर दीजिए, बहुत आसान है। डेल टी का भाग दीजिए तो क्या होगा देख लीजिए, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एम इंटू यू, और ये अपॉन में ऐसा लिख दीजिए पहले इसको, m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी, और फिर अपॉन में पूरा क्या आ गया, डेल टी। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, बोलो। डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, है ना भाई, इसके अपॉन में लिखना था ना पूरा, तो ये हमने को इसके अपॉन में पूरा डेल टी लिखा। अब ये भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये वाला अपॉन के नीचे आता है, तो क्या आएगा, डेल एम इंटू यू अपॉन, ये डेल टी भी आएगा साथ में, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। क्लियर दैट, यस। परंतु मुझे बताइए, डेल वी अपॉन, हमको क्या निकालना है बताओ, रॉकेट नोजन का सिद्धांत तथा रॉकेट के त्वरण के लिए व्यंजक लिख रहा है, त्वरण। और मुझे बताइए डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण लिख देंगे ए, त्वरण, तो ये रॉकेट का त्वरण कहलाएगा। तो ए, इसकी जगह पर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल एम इंटू यू अपॉन डेल टी, और इन ब्रैकेट m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। और यही रॉकेट के त्वरण के लिए क्या है, बोलिए, यही रॉकेट के त्वरण के लिए क्या है, त्वरण के लिए व्यंजक है। बात समझ में आ गई अब, ठीक। तो ये हो गया आपका रॉकेट नोजन का सिद्धांत और रॉकेट के त्वरण के लिए व्यंजक। पूरी कहानी आपके सामने मैंने बता दिया हूं। आप इसको अच्छे से एक बार, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो जब भी आपको समय मिले एक बार फिर से आप इसको देखेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा।
जो दूसरा पार्ट है इसका वो क्या है, वो है रॉकेट का प्रणोद के लिए, रॉकेट के प्रणोद के लिए। अब प्रणोद का मतलब क्या है, गैस के बाहर निकलने से, रॉकेट की जेट नली से गैस के बाहर निकलने से रॉकेट पर क्या होता है, ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, उसी बल को प्रणोद कहते हैं। यानी अगर आप किसी ने पूछा कि रॉकेट के प्रणोद से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि जेट नली से गैस के बाहर निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इट इज क्लियर? ओके, यस। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं रॉकेट के प्रणोद के लिए व्यंजक। अश्विनी आज हो जुड़े हुए? ठीक। तो रॉकेट के प्रणोद के लिए व्यंजक माना कि टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बताओ, टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना था, 0 माइनस डेल एल इंटू टी अपॉन डेल टी, यही था, है नहीं?
माना कि t समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी तथा त्वरण a है, तब रॉकेट पर लगने वाला बल, अर्थात इसी बल को हम क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, प्रणोत। तो क्या होता है भाई, बल का सूत्र क्या होता है बताइए, बल बराबर क्या होता है गति के नियम से, है ना, F इज इक्वल टू एम ए होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बिल्कुल, त्वरण को अब हम इस बल को हम क्या नाम दे रहे हैं बताइए, यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, प्रणोत इज इक्वल टू द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी, और त्वरण कितना है, ये रहा त्वरण, आप निकाल के रखे हो। त्वरण को लिख दीजिए डेल एम इंटू यू अपॉन डेल टी, और ये m0 माइनस डेल एम इंटू टी अपॉन डेल टी। कोई दिक्कत बोलिए, है क्या? नहीं, मैं द्रव्यमान की जगह ये रख दिया और त्वरण आपने निकाल चुके हो, इतना ये रख दिया। अब बताइए क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा कटेगा। तो प्रणोत बराबर क्या आ गया बताइए, डेल एम इंटू यू अपॉन डेल टी। ये आ गया आपके पास प्रणोत के लिए क्या व्यंजक आ गया है। क्या कीजिए, यह रॉकेट के प्रणोत के लिए व्यंजक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि समय के साथ देखो डेल एम अपॉन डेल टी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल टी क्या कह सकते हैं आप, भाई ये द्रव्यमान में परिवर्तन है, समय में परिवर्तन, समय है तो क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर और गैस के वेग के गुणनफल क्या है, प्रणोत के बराबर है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक भाई ये डेल एम क्या है बताइए, द्रव्यमान है ना, और अब बटे में क्या है समय, तो उसका मतलब क्या होता है, दर होता है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, गैस के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर और गैस के वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे हम, रॉकेट का प्रणोत कहेंगे। ठीक है, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना अपने को, या रॉकेट के प्रणोत के लिए व्यंजक के काम खत्म, जो अब पूछा है वो बनाएंगे हम। ठीक।